वेलकम टू आवर न्यू वीडियो पेरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है हम फुली आईआर के पार्ट 2 के सेकंड टॉपिक को पूरा करेंगे, जिसमें उसके सब हेडिंग्स भी आती हैं। फर्स्टली कोल्ड वॉर डिस्कस होगी। कोल्ड वॉर का जो एरा था वो 1947 से लेकर 1991 तक स्टार्ट हुआ, मतलब कि एंड हुआ इसमें। कोल्ड वॉर का जो एरा था वो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स थी जो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान और उनके अलाइज के दरमियान थी। और जो उनके अलाइज थे जिसमें ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक दोनों आते हैं। उसके बाद है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे कोल्ड वॉर में, जिसमें जो इनडायरेक्टली लड़े, मतलब लड़ाई तो थी लेकिन इनडायरेक्ट थी। इनडायरेक्ट कैसे? प्रॉक्सीज वॉर्स के थ्रू, इकोनॉमिक कंपटीशन और प्रोपेगेंडाज जो बनाए जाते थे कि किसी को गिराने के लिए किसी कंट्री को, और फिर न्यूक्लियर आर्म रेस भी कोल्ड वॉर के एरा में आती है। फिर जो कोल्ड वॉर का एरा था 1991 में जो ख़त्म हुआ, उसको मार्क कैसे किया जाता है, उसको कैसे मतलब कि डिफ़ाइन किया जाता है, वो डाइसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद कोल्ड वॉर का एरा जो है वो ख़त्म हो गया। और कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रेजिम जो थी वो ईस्टर्न यूरोप में भी कोलैप्स हो गई, ख़त्म हो गई, गिर गई। फिर आता है डीकोलोनाइजेशन जो है वो कोल्ड वॉर के बाद कैसे हुई। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए भी कि अगर आप क्वेश्चन को करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्टली आप इंट्रो देकर फिर अपना टाइटल बता के, या फिर पहले टाइटल बता दें, फिर थीसिस स्टेटमेंट, फिर आगे अपना बॉडी स्टार्ट करके कंक्लूजन तक। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप पीरियड टू पीरियड डिस्क्राइब करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम। डीकोलोनाइजेशन जो थी वो एशिया में और अफ्रीका में कैसे हुई। डीकोलोनाइजेशन एशिया एंड अफ्रीका कपल्ड विद द राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की राइज के साथ साथ वो स्टार्ट हो गई। और जो सोवियत यूनियन है उसका भी ऐसे ऐसा राइज हुआ, ठीक है। सिग्निफिकेंटली शेप द कोर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। ये दोनों जो थे राइजिंग पावर्स शेप कर रही थी कोल्ड वॉर को, और क्रिएटिंग एन एरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी। इनकी जो एरा था वो टाइट बाइपोलैरिटी का एरा था, फिर डिटेंट हुई और फिर लूज बाइपोलैरिटी, फिर अल्टीमेटली अ रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर टेंशंस। कोल्ड वॉर टेंशंस जो थी वो ऐसे ऐसा करके ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम एक एक टॉपिक को थोड़ा समझते हैं। डीकोलोनाइजेशन जो थी वो सबसे पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स में कॉलोनीज़ थी, 13 कॉलोनीज़। हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगी। पहले कॉलोनाइजेशन का दौर था, सिटी स्टेट्स थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिटी स्टेट्स के बाद कॉलोनीज़ बनी, और कॉलोनीज़ के बाद फिर स्टेट्स बने। डीकोलोनाइजेशन ऐसे हुई कि पहले लोग कॉलोनी में रहते थे और कॉलोनी ही उनकी पहचान होती थी, कोई स्टेट्स नहीं होते थे। फिर कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एरा चेंज हुआ फिर डीकोलोनाइजेशन हो गई कि कॉलोनीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन की इतना डिफ़िकल्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो उसके की करैक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। कॉलोनीज़ का ख़त्म होना डीकोलोनाइजेशन में आता है। सो टाइमलाइन ऑफ मेजर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। टाइमलाइन मेजर इंडिपेंडेंस हुई कौन कौन सी? एशिया में जो थी वो इंडिया की थी, फिर अफ्रीका में जो थी वो इंडोनेशिया और अल्जीरिया थी। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन के इम्पैक्ट जो पड़े थे, ग्लोबल पावर बैलेंस जो था वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था और थोड़ी चेंजिंग में उसमें आ गई थी। एमर्जेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस एंड द नॉन अलाइन मूवमेंट। इंडिपेंडेंस जो न्यू नेशंस थी वो इमर्ज हुई और फिर नॉन अलाइन मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। फिर हुआ राइज ऑफ सोवियत यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। इन दोनों का राइज हुआ। कैसे राइज हुआ? आहिस्ता आहिस्ता ये पावर्स जो थी, पहले जो सुपर पावर था वो यूके था वर्ल्ड वॉर 2 तक। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी इमर्जेंस दिखाई और राइज सोवियत यूनियन और दोनों का हुआ। सोवियत यूनियन जो है वो आज के रशिया को हम कहते हैं।
फिर ये सुपर पावर कैसे दोनों राइज हुए, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज़ एंड स्ट्रेंथ्स, ये दोनों अपनी आइडियोलॉजीज़ को कंट्रास्ट करती रहती थी और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती रहती थी। इकनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ जो थी दोनों में मतलब दोनों बढ़ाती जाती, जैसे कंपटीशन में होता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की इस्टेब्लिशमेंट हुई और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका बढ़ा। और ये अब छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो गई, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन हो गया, तो आप इनको उसमें करंट अफेयर्स में या इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपको इन पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम आपको हर छोटी छोटी सी टॉपिक पर वीडियो भी बना सकते हैं। न्यूक्लियर आर्म्स रेस भी हुई और डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD जिसको कहा जाता है वो भी हुआ इनके राइज में। फिर आता है एरा ऑफ टाइट बाइपोलैरिटी। टाइट बाइपोलैरिटी जो है वो 1947 से लेकर 1956 तक का एरा था। कैसे हुआ, कंपटीशन एंड टेंशंस बिटवीन द US एंड USSR, जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं और रशिया भी कहते हैं। उस टाइम का USSR था, इन दोनों में कंपटीशन भी था तो फिर टेंशंस भी थी कि किसी बात में मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी चलाता था और किसी बात में फिर USSR को इन्वॉल्व करता था, कभी कभी इन्वॉल्व नहीं करता तो उसकी बात नहीं सुनता था। जैसे कि USSR की कुछ अलाइंसेस जो थी वो खिलाफ मतलब कि कुछ खिलाफ थे, तो वो US के साथ थे, तो इनमें थोड़ी बहुत टेंशन्स भी इसी तरह की होती थी। फिर एग्जांपल्स कैसे कौन कौन से इवेंट थे जिसमें बर्लिन ब्लॉकेज आता है, ब्लॉकेड, कोरियन वॉर, हंगरियन रेवोल्यूशन, ये 2-3 जो हैं वो इवेंट्स हैं जिनमें इनकी टेंशन्स चल रही थी। फॉर्मेशन ऑफ अलाइंसेस, जैसे सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के लिए नेटो बनाई गई थी, तो जब सोवियत यूनियन ख़त्म की गई फिर नेटो को नहीं ख़त्म किया गया, तो ये अलग से एक टेंशन थी कि नेटो को भी ख़त्म कर दिया जाए जब USSR ख़त्म हो गई है, जैसे जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया था, लेकिन फिर भी US ने उसको ख़त्म नहीं किया और अभी तक उसके जो मेंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और वर्सो पैक्ट इसकी फॉर्मेशन भी हुई थी। और फिर है आर्म्स रेस और एंड कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा, ये भी उसी टाइम में चल रहा था। ठीक है, फिर आता है डेटेंट 1962 से लेकर 1979 तक डेटेंट का एरा चला। क्या था डेटेंट? ये एक रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब कि कंट्रीज़ के रिलेशंस के दरमियान एक रिलैक्सेशन है, स्पेशली पॉलिटिकल वंस थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि एक रिलैक्सेशन है जो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। द डिप्लोमेसी ट्रम्प ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अराउंड 1912 से ये इमर्ज हुई है, मतलब ऑरिजिनेट हुई है व्हेन फ्रांस एंड जर्मनी ट्राइड अनसक्सेसफुल टू रिड्यूस टेंशंस। जब अब फ्रांस और जर्मनी जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए अपने टेंशंस को रिजॉल्व करने में। जो भी टेंशन्स मींस कि आप कुछ मसले मसाइल जिन पे एक की बनती हो दूसरे की नहीं बनती हो। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल्स में है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि डेटेंट क्या था। फिर निक्सन विजिट टू चाइना और सॉल्ट फर्स्ट ट्रीटी। फिर आते हैं इंक्रीज डायलॉग्स एंड कॉपरेशन बिटवीन दी सुपर पावर्स। जो डायलॉग और कॉपरेशन थी वो सुपर पावर्स के दरमियान बढ़ गई ताकि वर्ल्ड को बैलेंस में लाया जाए। लिमिट्स ऑफ डेटेंस और ऑनगोइंग कंपटीशन। रिलैक्सेशन जो थी जो ख़त्म नहीं हो रिलैक्सेशन जो थी वो कायम नहीं हो रही थी, फिर जो कंपटीशन था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, ऑनगोइंग था। लूज बाइपोलैरिटी का एरा फिर स्टार्ट हुआ 1979 से लेकर 1985 तक कि जो बाइपोलैरिटी थी दोनों के दरमियान, सोवियत यूनियन और USA के दरमियान, वो लूज़ हो रही थी। क्या फैक्टर्स हैं इसके, क्यों वो लूज़ हो रही थी? सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान, जब रशिया ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया वो ऐसे ऐसे लूज़ हो गई उसकी बाइपोलैरिटी। फिर ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ। फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ इन दी USSR जब हुआ तो इन USA और USSR की जो बाइपोलैरिटी थी, आपस में मजबूत रिलेशंस थे
कि वो दोनों साथ रूल करेंगी तो वो लूज़ हो गई। इंक्रीज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉक्सी वार्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉक्सी वॉर्स जो थी वो बढ़ती चली गई अपने फ़ायदे के लिए। कंटिन्यूड आर्म्स रेस एंड लिमिटेड आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, आर्म्स रेस जो है वो कंटिन्यू रही, बढ़ी, मतलब कि वो अपनी मिलिट्री बढ़ाते गए और वॉर्स करते गए, और लिमिट जो लगाई गई थी कि आर्म्स कंट्रोल होगा, एग्रीमेंट हुई थी, फिर उस पर भी अमल नहीं हुआ। राइज ऑफ न्यू एक्टर्स एंड चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, जो अलाइंसेस थी ऐसा ऐसा हर कोई राइज कर रहा था, जैसे चाइना भी अब राइज में है। तो इसके बाद जो चैलेंजेस आए बाइपोलैरिटी को देखने पड़े, इस तरह से वो जो उनकी बाइपोलैरिटी थी, आपस में जो रिलेशंस थे वो कमज़ोर हो गए। फिर रिवाइवल हुआ कोल्ड वॉर का 1985 से लेकर 1991 तक। रिवाइवल में क्या रिफॉर्म्स थे, क्या चीज़ें थी, हम देखते हैं। गॉर्बैचेव्स रिफॉर्म्स आए और इनिशियल अटैम्प्ट्स एट इम्प्रूविंग यूएस सोवियत रिलेशंस। इन्होंने अपने जो पहले से कुछ टेंशन्स थी उसको रिलीज़ करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए सोवियत यूनियन और यूएस ने अपने रिलेशंस को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। रिगेन्स एग्रेशन एंटी कम्युनिज्म एंड रिन्यूड कोल्ड वॉर रिटोरिंग, जो भी इनकी एग्रेशंस थी एंटी कम्युनिस्ट की और ये जो अमेरिका की, तो इन्होंने अपने मतलब कि जो कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ थे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एग्रेशन को बढ़ाया और इन दोनों के बीच में थोड़े से रिलेशंस ख़राब करने की कोशिश की। जो कम्युनिज़म पार्टी थी वो सोवियत यूनियन थी और जो कैपिटलिज्म पार्टी थी वो जी यूएसए थी, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिफेंस हुआ, इनिशिएटिव्स लिए गए एंड दी आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। फिर आता है कोलैप्स हो गई ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट रिजीम्स। ईस्टर्न यूरोप की जो कम्युनिस्ट रिजीम थी वो कोलैप्स हो गई और फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो थी वो फॉल हो गई। सुपर पावर्स और एंड दी पोस्ट कोल्ड वॉर, सुपर पावर्स जो सोवियत यूनियन और यूएसए थी, और कोल्ड वॉर के बाद का जो एरा था 21st सेंचुरी जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर आता है डिमाइस ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द राइज ऑफ यूनिपोलैरिटी। फिर दो सुपर पावर से एक सुपर पावर हो गया और सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हो गई, उसका पावर जो है वो लूज़ हो गया। सो यूएसए जो है वो यूनिपोलैरिटी में आ गया, मतलब कि वो एक ही सुपर पावर रहा। न्यू वर्ल्ड वॉर ऑर्डर एंड चैलेंजेस, जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर था इंटरनेशनल रिलेशंस में बिल्कुल ही चेंज हो गया और उसके चैलेंजेस भी चेंज हो गए। चैलेंजेस पहले डिफेंसिव आर्म्स रेस ये चीज़ें होती थी, अब जो चैलेंजेस हैं वो ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, ठीक है। द लेगेसी ऑफ द कोल्ड वॉर इन द 21st सेंचुरी, लेगेसीज़ जो हैं कोल्ड वॉर की इन दी 21st सेंचुरी चेंज हो चुकी हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आप इंट्रोडक्शन से लेकर जब हमने कोल्ड वॉर स्टार्ट की थी तो इंट्रोडक्शन से लेकर आप यहाँ पे जैसे मैंने डीकोलोनाइजेशन को किया, आप कोल्ड वॉर से कर सकते हो। तो फिर आप कंक्लूजन तक ऐसे भी आ सकते हो अगर आपसे एराज पूछे जाएं कि कोल्ड वॉर के साथ 21st सेंचुरी तक के एराज कैसे थे, या फिर अगर हिस्ट्री से सवाल आए, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आ जाते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। डीकोलोनाइजेशन एंड दी कोल्ड वॉर शेप द इंटरनेशनल ऑर्डर इन प्रोफाउंड वेज। कोल्ड वॉर ने और डीकोलोनाइजेशन ने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक शेप दी और एक नए तरह का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो दिया। कैसा? क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्लोबल लैंडस्केप, कॉम्प्लेक्स और डायनामिक ग्लोबल लैंडस्केप दिए। फिर है एग्जामाइनिंग these historical events allows us to understand the origins and implications of contemporary issues and challenges। आजकल के जो भी इश्यूज और चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं वर्ल्ड को इंटरनेशनल रिलेशंस में एज ए स्टेट भी, तो हम इसको एग्जामाइन करके हिस्ट्री से, क्योंकि जो भी चीज़ मतलब कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री से कंसर्न है, उसकी जो भी पहले इम्प्लिकेशंस हुई वो आगे भी हो सकती हैं और हिस्ट्री से हम इसको समझ कर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं।
फिर है ओपन डिस्कशन और क्रिटिकल थिंकिंग आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस एंड बिल्डिंग मोर पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड। तो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करके, इसकी थिंकिंग को एड्रेस करके चैलेंजेस को, और फिर हम वर्ल्ड को मोर पीसफुल बना सकते हैं जैसे पहले था वर्ल्ड वॉर से पहले। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर today's video and today's topic. Thank you for watching our video. So like our video, share, comment and subscribe. Thank you.